नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आपको ज्ञात है, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और यदि मैं बात करूं यहाँ सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको ज्ञात है कि आपका जो है मतलब इसमें 4 पोर्शन आएंगे। आपका हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल स्टडीज मतलब जीके आएगा, और मैथमेटिक्स। मतलब 25-25 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर। यदि हम बात करें तो 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और इसमें जो है 100 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। प्रैक्टिस सेट की हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार सिलेबस बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको 25 नंबर मिलेंगे हिंदी टाइपिंग के, और 25 नंबर मिलेंगे अंग्रेजी की टाइपिंग के। कुल मिलाकर के 100 नंबर का रिटन हो जाएगा, और 50 नंबर आपको मिलेंगे टाइपिंग के। ये था आपका सिलेबस इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, तो इसमें कहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो भैया श्रृंगार की यदि मैं बात करूं, तो इसी तरह से शुद्ध लिखा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा अत्यंत का सही संधि विच्छेद कीजिए। मतलब ये जो अत्यंत शब्द दिया है, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अति प्लस अंत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि मैं बात करूं, तो इसमें कहा है जो शब्दांश शब्दों के आदि में आकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं। मतलब आदि का मतलब होता है शुरू में। मतलब जो शब्दांश शब्द के शुरू में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें, 4 में कह रहा है कि महिमा शब्द में कौन सा लिंग है। तो महिमा की यदि हम बात करें, तो इसमें स्त्रीलिंग है। बोल के ही देख लो, उसकी महिमा अपरंपार है। ट वर्ग के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं। ट ठ ड ढ। मतलब ये जो ट वर्ग है, यदि हम बात करें इसकी, तो ये मूर्धन्य है, यानी मूर्धा या मूर्धन्य। आगत का विलोम क्या होगा। आगत का मतलब होता आना, और आने का उल्टा क्या हो जाएगा, जाना। तो आपका हो जाएगा अनागत। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है। तो अपना हाथ जगन्नाथ मतलब भैया अपने हाथ से सारे काम करने चाहिए, यानी परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। जगन्नाथ किसे कहते हैं, भगवान को। तो भैया परिश्रम में ही अनंत शक्ति होती है, अपना हाथ जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूं, तो 8 में क्या कहा है। 8 में हमसे कह रखा है भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। ये जो भारतीय शब्द है, इसका बहुवचन होगा भारतीयों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो मतलब वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, ये हमें बताना है। तो तात्कालीन, ये ऑप्शन नंबर ए सही है लिखा हुआ, बाकी सब गलत है लिखा हुए। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 दोनों इस प्रकार है। 10 में हमसे क्या पूछा है, 10 में हमसे पूछा है कि निरर्थक का विपरीतार्थक शब्द होगा। ये जो निरर्थक शब्द है, निरर्थक का अर्थ हो जाएगा विलोम सार्थक। मतलब शब्द निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ के साथ। निम्न में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। मतलब कौन से शब्द में अप उपसर्ग नहीं लगा है, ये बताना। तो अन है, देखो इसमें अन है, यही हो जाए। इसमें भी अप है, अपमान, अपवाद, अपयश। तो आपका आंसर नहीं वाला पूछा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें, तो 12 में कहा महादेव में कौन सा समास है। तो महादेव में समास की यदि मैं बात करूं, तो देखो जितने भी देवी देवता हैं ये सब बहुब्रीहि समास में आते हैं। महान है जो देव, अर्थात महादेव। एक बार को कर्मधारय भी हो सकता था, लेकिन वो दिया नहीं है, पर बहुब्रीहि सही है। राम ने कहा मैं विद्यालय जा रहा हूँ, किस प्रकार का वाक्य है। मतलब यदि हम बात करें तो ये मिश्र वाक्य है। क्यों, क्योंकि दो या दो से अधिक या एक से अधिक विधि विधान का प्रयोग होता है। राम ने कहा एक बात हो गई, मैं विद्यालय जा रहा हूँ दो बातें हो गई। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे
यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में कहा है तुमने आज तक किसी कार्य को नहीं किया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये देखो, तुमने आज तक किसी कार्य को नहीं किया, ये गलत है लिखा हुआ। अगर मैं इसे शुद्ध रूप में लिखूंगा तो इसे ये लिखा जाएगा, तुमने आज तक कोई कार्य नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा है? कबूतर किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो देखो, कबूतर की यदि मैं बात करूं तो ये आपकी जातिवाचक हो जाए। क्यों? क्योंकि कबूतर बहुत सारे होते हैं। अगर कलर के आधार पर ही देख लो, हरा तो नहीं होता शायद, लेकिन काला होता है, सफ़ेद होता है। तो अगर कबूतर का नाम होता तो व्यक्तिवाचक। देखो, संज्ञा खत्म कर दूं, अभी सुन लो। जातिवाचक, उसके जैसे बहुत सारे हों। भाववाचक, मैं कितनी नफरत करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, कितने मतलब ये गुस्सा भाव, ये जिसमें भाव निकलता है भाववाचक। समूहवाचक, जो एक से अधिक हो वो समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम हो, है कि नहीं? और द्रव्यवाचक वो होता है मापने तोलने की चीजें जिसमें आती है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रखा, तरनी तनुजा तट तमाल कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कैसे? जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार। देखो, तरनी में तय, तनुजा में तय, तट में तय और इसमें तय, मतलब तय शब्द की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है किसका चिन्ह है? अरे भैया, ये तो प्रश्नवाचक है। बताओ, इससे भी हल्का कोई सवाल हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई सवाल होगा। आगे हम बात कर रहे हैं, पानी फ्रिज में है का काल निर्धारित कीजिए। मतलब पानी फ्रिज में है तो ये वर्तमान काल है, क्योंकि फ्रिज में है कि नहीं है? प्रेजेंट की बात है। दुख का विलोम क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो दुख का विलोम सुख है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आया रे। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है? 20 में कहा है, घर का भेदी लंका ढाए का क्या अर्थ है? मतलब घर का भेदी लंका ढाए, तो इसका ये है, आपस की फूट हानिकारक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि मैं बात करूं तो 21 में कह रखा है, सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा? तो यदि हम बात करें सम की, तो पहले सम का अर्थ होता है समान और दूसरे का होता है सम का मोक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया। इतना मैं चाहूँ तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रखा, अनल किस शब्द का पर्यायवाची है? ठीक है, तो देखिए, यदि हम बात करें अनल की तो ये आपका अग्नि का हो जाएगा। देखो, अनिल होता है वायु का, अनल होता है अग्नि का। ठीक है, आकाश को आप जानते ही हो, जल को आप जानते ही हो, वायु को आप जानते हो, तो अनल का पर्यायवाची अग्नि। जापान में भूकंप से तबाही, इस वाक्य में जापान किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए, जापान जो है किसी एक देश का नाम है और जापान किसी और का नाम है नहीं, तो ये व्यक्तिवाचक है, विशेष बात है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। लंबोदर का समास विग्रह कीजिए। देखिए, लंबो यानी लंबा और ओदर यानी उधर, यानी लंबा है उधर जिसका। अर्थात क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा, लंबोदर किसे कहते हैं? श्री गणेश को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है? घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब क्या है? अगर बाहर से मुर्गा लेने जाओगे महंगा मिलेगा, मोल मिलेगा, और घर की मुर्गी बोले यार ये तो जैसे दाल है खाते रहे। हालांकि जीव है, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। बाकी मेरा अपना अलग विचार है, आप तो, मैं नहीं कह सकता, कुछ बातें बुरी लग जाएंगी, नहीं कहनी चाहिए। संविधान भी कहता है और ईश्वर भी कहता है, सभी जीवों को जीने का अधिकार है, किसी की जान लो मत। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने घर के गुणी व्यक्ति को महत्व
कम महत्व देना, ठीक है। मतलब अगर घर में कोई गुणवान व्यक्ति है ना तो उसे कम महत्व देते हैं, और बाहर का जरा सा भी उल्टा सीधा भी आ जाएगा ना, चल मेरे भैया। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 इंग्लिश हमारी स्टार्ट हो गई है। 26 में हमसे कहा है कि चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें पंचुएशन का सही प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी यदि मैं बात करूं, इफ यू ट्राई यू विल पास कॉन्सेंटली, तो कहने का मतलब ये है 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इफ यू ट्राई, यदि तुम कोशिश करोगे तो यू विल पास, तुम अवश्य ही पास हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 में कहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है। तो इसमें क्या कहा है, द डॉग वाज किल्ड बाई राम ए गन, मतलब जो कुत्ता है उसको राम ने मार दिया बंदूक से। अब किसी शस्त्र मतलब किसी औजार या हथियार के साथ हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, मतलब किसी चीज के द्वारा मारा है ना उसने, तो द्वारा मारने के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे, यानी से के लिए आया, विद से के लिए, यानी गन से राम ने कुत्ते को मार दिया। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रखा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब ये जो लिखा है आपका सीक्वेंस, इसमें कौन सा ऐसा है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी 3 की इनकरेक्ट लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीक्वेंस की स्पेलिंग ये होती है SEQUENCE, सीक्वेंस। और सीक्वेंस की यदि मैं बात करूं तो कोई बताएगा मुझे इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? आगे चलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, गूगल पर सर्च मत करना, अगर याद हो पढ़ा हो तो ही बताना, गूगल तो बता ही देगा। वहाँ तो नौकर बैठे हैं ना हमारे बताने के लिए, मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, किताबें पलट रहे देखने की ज़रूरत है नहीं। जो भी बात समझ में आई, हेलो गूगल, चलो यूट्यूब। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रखा है राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड दिया है VAGU वैग्यू, तो ये वैग्यू का जो है ना हमें उल्टा बताना, विलोम शब्द बताना। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो वैगे है इसका अर्थ क्या होता है, इसका होता है अस्पष्ट, मतलब अस्पष्ट जो साफ साफ ना हो। अब ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब ये होता है स्पष्ट, तो ओबियस, ठीक है। ये जो है ना ओबियस, इसका अर्थ होता है स्पष्ट, इसका होता है स्पष्ट। तो विलोम पूछा था, एक दूसरे का अपोजिट ये हो जाएंगे। 30 में भी यही कह दिया अपोजिट बताओ, मतलब ये जो दिया है MANGA, ठीक है ना, TE, तो ये दिया है मैग्नेट, तो मैग्नेट का अर्थ क्या होता है ये पता होना चाहिए, जब भी तो इसका विलोम देखेंगे हम, अपोजिट का मतलब होता है विलोम। तो मैग्नेट का जो अर्थ होता है वो होता है धनाढ्य या प्रभावशाली व्यक्ति। मैग्नेट कहते हैं ना, मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह खींच लिया, तो इसका होता है प्रभावशाली व्यक्ति। और यदि इसके विलोम की हम बात करें तो इसका विलोम क्या होगा, मतलब वो होगा नगण्य व्यक्ति, मतलब नॉन एंटाइटी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तुमको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, याद में तेरी तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है, अरे यार एंजॉय के साथ पढ़ो, जिसे पढ़ना है पढ़ो, जिसे अच्छा लग गया पढ़ो भाई मेरे, अगर किसी को अच्छा ना लग रहा तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, बहुतों ने पढ़ा रखा, वहाँ देख लो ना। पढ़ाई कभी भी बोझ मानकर मत करो, हंसते खेलते एंजॉयमेंट के साथ करो, क्या पता कल का दिन हम देखें ही ना। आज मिला है प्रेजेंट में जियो, है कि नहीं है, एंजॉय द लाइफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या रखा हमसे कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन, यानी दिस इज द काउ, यह वही गाय है, गिव्स द मिल्क जिसने दूध दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 32 में ये जो वाक्य दिया है, ये जो सेंटेंस दिया है, इसका क्या अर्थ होगा ये हमें बताना है। यानी
एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, वह व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखना जानता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की यदि मैं बात करूं तो उसको हम बोलते हैं एम्बिडेक्टोरियस, मतलब दूरंगा, दोनों हाथों से लिखने वाला व्यक्ति, यानी उभय हस्त या द्विहस्ती। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो वो दोनों हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें कह रखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब ये जो दिया, हाउ मिल्क कैन यू ड्रिंक एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका मच आएगा क्योंकि मिल्क है, ठीक है ना, मिल्क है, मिल्क के साथ मच का प्रयोग होगा। आप दूध पी सकते थे एट ए टाइम, समय पर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब ये जो वर्ड दिया है ना, SCARI, ठीक है ना, स्कैरिटी, इसका अर्थ बताना, मतलब सिनोनियम बताना, मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है। पहले तो हमें स्कैरिटी का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कमी, तो इसका कमी यानी हम बात करें तो ये हो जाएगा, इसका अर्थ भी कमी होता है इसका, मैग्रेंस का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 की यदि मैं बात करूं तो 35 में क्या कहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी ये हैंड्रेंस जो है ना, हिंड्रेंस, इसका हमें अर्थ बताना। जो 34 में थी बात वही 35 में थी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बाधा या रुकावट, ठीक है ना। ऑब्स्टेकल, यानी ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल, इसका अर्थ भी यही होता है, बाधा या रुकावट। क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसके साथ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हो लगा हुआ, ये नाना जी, वही शब्द एक्सक्लेमेटरी होता, ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो। हेलो वेयर आर यू गोइंग, हाय तुम कहाँ जा रहे हो, हेलो का अर्थ होता सुनो, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 के। इसमें कहा सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, मतलब जो आपका कोबलर है, लेटर है, इन दोनों का जो संबंध है, वैसे कारपेंटर का मतलब किससे होगा, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 37 में। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की तो बहुत हल्का है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अरे कारपेंटर किस चीज़ का काम करता है, लकड़ी काटने का। और यदि हम बात करें तो कोबलर का काम करता है लेटर का, ठीक है। अब इसके अर्थ भी तुम्हें नहीं पता होंगे, हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए खींचते हैं काम को। फिल इन द फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म, यानी कहने का मतलब ये है ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है ना, ये फोर्स, इसका बहुवचन इस खाली वाक्य में रखना है। क्या आएगा, द इंडियन फोर्स आर नाउन फॉर देयर, ठीक है, ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, यानी भारतीय सेना को जाना जाता है बहादुरी और लॉयल्टी, ईमानदारी के लिए। तो यदि हम बात करें ये जो फोर्स दिया है, इसका जो बहुवचन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एस लग जाएगा, FORC, फोर्स मतलब सेना है, सेना। एक फोर्स होता ताकत है नहीं, और ये फोर्स है सेना। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। देखो भैया, अगर इधर का वाक्य सिंपल है तो इधर का निगेटिव होगा, और इधर का निगेटिव है तो इधर सिंपल आएगा। तो पहली बात तो यह है, इधर सिंपल दिया तो इधर निगेटिव आना आपका तय है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में यहीं से पता चल गया, पहली बात तो निगेटिव वर्ड इसमें दिया है डोंट, और नहीं तो देख लो, सी यूज टू कम हेयर, डिडंट सी, वह नहीं आएगी। क्या वो यहाँ आएगी, नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं। 40 में क्या कहा है, इसमें क्या रखा है, चूज द मैग्नीफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बलेट वर्ड, मतलब ये जो स्पेलिंग दी है ना, IGVRTH, इन स्पेलिंग से कौन सा शब्द बनेगा जिसका अपने में कोई
अर्थ होता है। तो भैया आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्राइट। और ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकीला या उजाला। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करूं तो चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ ए नाउन दैट सुइट द गिवन सेंटेंस। मतलब ये जो वाक्य दिया है, सी इज ए पॉपुलर ऑफ हिंदी फिल्म्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना किस नाउन का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में। तो देखिए सी, यानी सी किसके लिए आता है? फीमेल के लिए, मतलब स्त्रीलिंग है तो क्या होगा? हीरोइन होगा, हीरो तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या रखा है? रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। मतलब ये जो वाक्य दिया है ना, ही विल हैव रंग, देखिए रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल फ्यूचर में, हैव किस में आ गया? परफेक्ट में, और अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 42 में ये बताना है कौन से काल का वाक्य है, तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। 42 में कहा है, 42 तो था ही, 43 में आ जाओ। चूज द करेक्ट वर्ब, यानी प्लीज गिव मी सम टाइम समथिंग टू, यानी प्लीज कृपया, गिव मी मुझे दो, समथिंग कुछ, टू खाने को पीने को। तो देखिए प्लीज का प्रयोग हुआ है, तो प्लीज के साथ यदि मैं बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ड्रिंक, ये वर्ब की तो लिखे हैं ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक, तो ए ऑप्शन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या रखा? चूज द करेक्ट वर्ब, यानी गॉड ब्लेस देम विद ए ड्यूटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा मे का मतलब होता है ईश्वर करे या हो सकता सकना, मे गॉड ब्लेस देम विद ए डॉटर। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 की यदि मैं बात करूं, 45 में क्या रखा? चूज द करेक्ट वर्ब, यानी करेक्ट वर्ब क्या है? यू क्लोज द डोर प्लीज। मतलब कहने का यह क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर कुड आएगा, कुड यू, क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते हो प्लीज, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रखा है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक। ही सडनली फेल्ट हंग्री एंड, देखो हंग्री है, कहते हैं भूखा और प्यासा। अगर भूखा और प्यासा ना आएगा तो क्या होगा? वेरी है, WEAR, इसका अर्थ क्या होता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है थका हुआ, वह भूखा और थका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 में मतलब ईडियम फ्रेज बताना में, यानी टाई द नॉट। टाई द नॉट की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है भैया? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी टू गेट मैरिड, यानी शादीशुदा होना। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि मैं बात करूं तो 48 में कहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? देखो फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज, यानी फ्रेंच बोलना या फ्रेंच जो है बहुत आसान या सरल भाषा है। अब देखिए कोई भाषा है, विशेष है, तो ऐसी जगह यदि हम बात करें तो कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पर? तो भैया नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंच को भाषा मानूं या कंट्री मानूं, क्या मानूं? क्वेश्चन नंबर 48 की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, खाली फ्रेंच दे तो दिया, द फ्रेंच कह दूंगा तो देश का नाम हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में कह रखा है द फेमेनाइन जेंडर, यानी ये जो ब्लॉक दिया है ना, VUL बुललोक, ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक का जो है हमें वो बताना है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 49 का मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, यही होना चाहिए, HEIFER ही पर है ना, हाँ सही है, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की यदि मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, क्या है?
इनमें से कौन फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो समरी है ना, ये फिगर ऑफ स्पीच। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी। नजरें उठाऊं पल के झुकाऊं, सामने तू मुस्काए, इतना मैं चाहूं तुझे, ओ कोई किसी को न चाहे। देखिए भैया, अब जीके का सेशन शुरू हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 51 इसमें कहा है कि दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन नंबर यदि हम बात करें तो परांतक कोई नहीं था, चोल का तो विजयालय था, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मधुमक्खी पालन। हाँ, एपी कल्चर, क्योंकि एपी क्या, देखो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम का, और पीसी कल्चर मछली का, है ना। क्वेश्चन नंबर 54, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट की यदि हम बात करें तो 1974 में किया था, राजस्थान के पोखरण से। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी। क्वेश्चन नंबर 55 की यदि मैं बात करूं तो आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 56, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की यदि मैं बात करूं तो पोर्ट ब्लेयर। आप शायद इसका नाम बदल दिया है, एक बार चेक कर लो, चलो गूगल पे ही डाल लो कि अंडमान निकोबार की नई राजधानी क्या है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रखा हड़प्पा सभ्यता किस युगीन की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो आपकी थी कांस्य युगीन। ठीक है, कांस्य युगीन, कांसा चलता था ना, प्रमुख धातु मनुष्य द्वारा खोजी गई कांसा थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल किस चीज के अग्रणी थे। तो बारदोली सत्याग्रह के, जब भी तो इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रखा सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जब भी तो यदि हम बात करें इसे आगे, हाँ 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो भैया म्यांमार से मेघालय की सीमा नहीं लगती, बाकी नागालैंड मिजोरम मणिपुर से लगती है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में कहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले की यदि मैं बात करूं तो वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, पंचायती राज विषय है, मतलब जो पंचायती राज विषय है वो संवर्ती सूची का है या केंद्र सूची का है या राज्य सूची का है। तो भैया पंचायती राज तो आपका राज्य सूची का विषय है कि नहीं है। 29 विषय दिए गए 11वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63 की यदि मैं बात करूं, और क्वेश्चन नंबर 63 में कहा है विटामिन V1 का रासायनिक नाम क्या है। तो V1 का, V मतलब थायमिन। क्वेश्चन नंबर 64, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है। तो बुद्ध चरितम जो महाकाव्य लिखने वाले हैं वो है ऑप्शन नंबर ए यानी अश्वघोष ने लिखा है। कोई बताएगा अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई बताओ। मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है जो गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध के पास है, नर्मदा नदी के किनारे, इसकी हमें ऊंचाई बतानी है। क्वेश्चन नंबर 65 की, तो 182 मीटर है भैया। आगे बात करें, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। खाली यही ना कह दूं चिदम्बरा के लेखक कौन है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो यह है सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना, इन्हें इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 67, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। अरे भैया सौरभ चौधरी कौन है, निशानेबाजी है, ये निशाना लगाते हैं, अखियों से गोली मारे ठाए ठाए ठाए। क्वेश्चन नंबर 68,
1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो भैया ये तो बड़ा हल्का सवाल है, ये पैसे तो दे दिए। क्वेश्चन नंबर 68 की यदि मैं बात करूं तो तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अच्छा, आत्माराम पांडुरंग और था नहीं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अन्नागार। ठीक है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो ऑप्शन नंबर ए लद्दाख है। ठीक है, शीत मरुस्थल, क्योंकि बर्फ पड़ी रहती है ना यहाँ पर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो भैया राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी की यदि मैं बात करूं। अच्छा, वीडियो को लाइक तो करो, कर दो यार। चलो एक बार ऑरेंज मोड से एक बार लाइक करो। चलो लाइक करो, पहले लाइक करो तभी आंसर बताऊंगा इसका। जल्दी लाइक करो। हाँ, भारत का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का, तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 में क्या, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो ईमानदारी से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पता है, आप अपनी इच्छा से करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे ना आपको कोई जोर जबरदस्ती है, ना आपको हम कोई कसम दिला रहे हैं। आपका दिल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम की हर अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगी। कब टाइपिंग होगी, कैसे टाइपिंग होगी, कौन से फॉन्ट पर होगी, पेपर कब होगा, हर चीज़ की अपडेट मिलेगी। जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक इसकी हर अपडेट मिलेगी। अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट है। आर ओ के प्रैक्टिस सेट भी मैंने शुरू कर दिए हैं। PCS के प्रैक्टिस सेट भी शुरू करूँगा। हर जो भर्ती आएगी सबका प्रैक्टिस सेट और कोर्स भी चलाएंगे भैया। लेकिन पहले सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाएं, ये हम चाहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रखा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन, यानी ऊर्जा का बनना नाभिकीय संलयन और ऊर्जा का विखरना नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रखा है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो भैया कोलेरू झील की यदि मैं बात करूं तो ये आपकी है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ओडिशा में कौन सी है? ओडिशा में चिल्का झील है, तमिलनाडु में पुलिकट है, केरल में वेम्बनाड झील है। तिब्बत में किस नदी का नाम तसांगपो है? ओ भाई। क्वेश्चन नंबर 74 की यदि मैं बात करूं तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका तिब्बत में नाम तसांगपो है, चीन में यारलांग जानबो है, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दियांग है। और जब ये असम में बहती है तो असम राज्य में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके 4 नाम मिलते हैं अलग अलग स्थानों पर। भारत के राज्य में जब असम में बहती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है, और यही नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है भाई, मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। आज मैं मैथ के क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा आपको, केवल हमने 3 पोर्शन आधे घंटे में ख़त्म कर दिए, हिंदी, इंग्लिश और GS। मैथ नहीं करा पाऊंगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। 75 का, ठीक है ना। चलिए देखो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बस 2-3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैथ के आपको, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल VPS एजुकेशन AR में। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू।